नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास में हम आज पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 और यहाँ पर वही चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यहाँ पर दो कंपनियाँ बची हुई हैं, डेनिश और फ्रांसीसी। इनको भी आज हम कंप्लीट कर देते हैं। आपका ये कोर्स बहुत गजब का मैंने बनाने का प्रयास किया है, तो पूरा कंप्लीट आप देखिए। अगर एक एक चीज़ आपको समझ में ना आया ना तो कहना, ठीक। तो चलिए बच्चों, मैं आपको बता दूं, हमारा जो कोर्स है वो अभी पहला चैप्टर ही चल रहा है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। शुरुआत में मैंने बताया था कर्नाटक युद्ध बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि फ्रांसीसियों के बारे में तो आप आज पढ़ ही लेंगे, तो इसके बाद वाले वीडियो में मैं कर्नाटक युद्ध पढ़ा दूंगा। कर्नाटक युद्ध ये आंग्ल और फ्रांसीसियों के बीच में ये युद्ध हुआ था। कर्नाटक युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि कर्नाटक वाले रीजन में ये युद्ध हुआ था। तो अभी इसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। हालांकि ये युद्ध अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में जो हुआ था वो 1750 के आसपास ये हुए थे, लेकिन फिर भी मैं आपको पहले ही बता दूंगा क्योंकि फ्रांसीसियों के बारे में आपने पढ़ा होगा तो ताज़ा ताज़ा रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मैंने पुर्तगाली के बारे में बता दिया आपको, फिर डच और अंग्रेज़ों के बारे में पिछले लेक्चर में बता दिया। आज डेनिश और फ्रांसीसियों के बारे में हम पढ़ते हैं। हालांकि आज का वीडियो मुझे लग रहा है छोटा ही होगा। डेनिश का भारत आगमन, डेनिश कंपनी का भारत में आगमन, ये कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कोई बच्चा इसको ना भी पढ़े ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये डेनमार्क आप देख रहे हैं मैप में, ये डेनमार्क, यहाँ से आए थे बच्चों। डेनमार्क के निवासी थे ये डेनमार्क के निवासी थे, ठीक। यहाँ से ये लोग भारत में आए थे, ठीक। 1616 ईस्वी में इनकी जो कंपनी है वो भारत में स्थापित होती है और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो खोली थी 1620 ईस्वी में खोली थी। कहाँ पे खोली थी? तमिलनाडु में त्रावणकोर एक जगह है, वहाँ पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। और इसके बाद इनका व्यापार कुछ खास चला नहीं, इनका जो व्यापार है कुछ खास चला नहीं। इसी कारण से 1745 ईस्वी में इन्होंने अपनी सारी फैक्ट्रियाँ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दी और भारत से टाटा बाय कर दिया इन्होंने। इनको समझ में आ गया कि भैया यहाँ हमारा गुजारा नहीं है, यहाँ ऑलरेडी डच, अंग्रेज और आपके फ्रांसीसी, इन्हीं के बीच में सारा संघर्ष है, यही सबसे आगे हैं। हमारा यहाँ पे टिकना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसीलिए ये 1745 ईस्वी में सारी फैक्ट्रियाँ अंग्रेज़ों को बेचकर भाग जाते हैं, ठीक। ये को बेच दिया और भारत से चले गए, तो डेनिश का यहाँ काम ख़त्म हो गया। उसके बाद आते हैं बच्चों फ्रांसीसी भारत आते हैं। फ्रांसीसी कंपनी जो भारत में स्थापित हुई थी वो 1664 ईस्वी में हुई थी। हालांकि 1600 ही ईस्वी में 1600 ईस्वी के बाद ही ये लोग ये जो आपका केप ऑफ गुड होप है इसके पूर्व दिशा में व्यापार करने के लिए आ गए, लेकिन ये यहीं पर उलझ के रह गए। ये मडागास्कर और मॉरिशस, इन जगहों पर इन्होंने यहाँ व्यापार शुरू कर दिया। इसलिए भारत आते आते 50 साल से भी ज़्यादा इन्होंने टाइम वेस्ट कर दिया। ये पूरी तरीके से सरकारी कंपनी थी। ये फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ये पूरी तरीके से सरकारी कंपनी थी, क्योंकि उस समय वहाँ के जो शासक थे लुई 14, और लुई 14 के एक मंत्री थे कॉलबर्ट। ये लुई 14 है, इनके मंत्री है कॉलबर्ट। इन्होंने ही इस कंपनी की स्थापना करवाई थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि भैया ये पूरी तरीके से सरकारी कंपनी थी। 1664 में आए, कंपनी की स्थापना की, लेकिन ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए। 1664 से लेकर 1667 तक इनका जो व्यापार है वो छुटपुट व्यापार रहा, छुटपुट व्यापार करते रहे, मतलब काम चलाऊ व्यापार कर रहे थे। कुछ भी इनका ना फैक्ट्री खुली थी ना कोई सिस्टम था, ऐसे ही छुटपुट व्यापार, घूम घूम के समझ रहे हैं फेरी लगा रहे हैं, ऐसा इनका सिस्टम था, ठीक। लेकिन 1667 ईस्वी में फ्रांस से एक मिशन भारत में आता है। किसकी नेतृत्व में आता है?
फ्रैंको कैरान के नेतृत्व में आता है। फ्रैंको कैरान के नेतृत्व में आता है और ये टारगेट बना के आया था कि भारत में फैक्ट्री खोलनी ही खोलनी है, क्योंकि ये छुटपुट व्यापार कर रहे थे। तो यहाँ के लोगों ने खबर पहुँचाई कि भैया हमको फैक्ट्री स्थापित करने दे ही नहीं रहे हैं, तो कैसे स्थापित करें। तो फ्रैंको कैरान के नेतृत्व में एक मिशन फ्रांस से भारत आया। इन्होंने टारगेट रखा था कि भैया हम यहाँ पर फैक्ट्री खोल कर ही रहेंगे। तो अंततः 1668 ईस्वी में सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोल ली। सूरत में पहली फैक्ट्री खोल ली, लेकिन सफल ही नहीं हो पाए, क्योंकि ऑलरेडी इतना कंपटीशन था, तो सूरत में सफल नहीं हो पाए। उसके बाद इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री, दूसरी बार ये चले गए मसूलीपट्टनम, दूर चले गए पूर्व दिशा में चले गए मसूलीपट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो वहाँ पे इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री खोली। मसूलीपट्टनम को मछलीपट्टनम भी कहते हैं। तो 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री खोली। यहाँ भी इनको सफलता नहीं मिल पाई। सफलता इनको कब मिलती है? 1673 ईस्वी में। 1673 ईस्वी में इनकी किस्मत का पिटारा खुलता है। उस समय फ्रांस का जो गवर्नर था, यहाँ फ्रांसीसी कंपनी का जो गवर्नर था, फ्रांसीसी मॉर्टिन था। इसको मिल जाता है पांडिचेरी। ये पांडिचेरी है ना आपका, आप जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी, जिसमें 4 जिले हैं, पांडिचेरी, कराईकल, माहे और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में यवन। तो ये 4 हैं, अलग अलग जगह पर हैं। तो ये पांडिचेरी में इनको जो है ये पांडिचेरी मिल जाता है। और पांडिचेरी देता कौन है, ये भी महत्वपूर्ण है। वलीकोंडापुरम यहाँ जगह है, वहाँ के जो शासक है शेर खां। हालांकि ये सूबेदार हुआ करते थे, ये सूबेदार थे। किसके सूबेदार थे? जो आप जानते हैं साउथ में बहमनी साम्राज्य से टूटकर एक साम्राज्य स्थापित हुआ था बीजापुर के आदिल शाह का। बीजापुर के आदिल शाह। तो बीजापुर के आदिल शाह के अधीन ये शेर खां था, और बीजापुर के आदिल शाह ने ही शेर खां को यहाँ का सूबेदार बनाया हुआ था। और इस सूबेदार ने वलीकोंडमपुरम का ये सूबेदार था, और इसी शेर खां ने पांडिचेरी दे दिया फ्रांसीसियों को। तो इससे ये बहुत खुश हुए और पांडिचेरी में इन्होंने एक शहर नुमा बसा लिया और इस पर अपना कब्जा कर लिया। और आपको मालूम है देश हमारा आज़ाद हो गया था, उसके बाद भी ये यहाँ पर डटे रहे, लगभग 7 वर्षों तक डटे रहे। तो 1954 में इन्होंने पांडिचेरी को खाली किया, फ्रांसीसियों ने। 1954 में इन्होंने इसको खाली किया, ठीक। और पांडिचेरी ही इनका हेडक्वार्टर था। इनका हेडक्वार्टर जो था वो पांडिचेरी ही था। और बीजापुर के शासक आदिल शाह का सूबेदार था शेर खां, मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद बच्चों इनका एक और किस्मत खुलती है कि बंगाल वाले इलाके में 1690 ईस्वी में चंद्रनगर में फैक्ट्री स्थापित करने का मौका मिल जाता है। और वहाँ का जो सूबेदार है शाइस्ता खां है। इस समय कौन है? शाइस्ता खां। आपको पता ही है शाइस्ता खां कौन है। ये शाइस्ता खां शाहजहाँ का ही भाई था, अर्थात कह सकते हैं चाचा था औरंगजेब का। और 1690 ईस्वी में सेंटर में किसका राज था? औरंगजेब का राज था। औरंगजेब का राज था। तो औरंगजेब ने ही शाइस्ता खां को बंगाल का सूबेदार बनाया हुआ था। तो शाइस्ता खां से अनुमति लेकर चंद्रनगर में फैक्ट्री खोलने का मौका मिल गया फ्रांसीसियों को 1690 ईस्वी में। कब? 1690 ईस्वी में बच्चों, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने माहे में फैक्ट्री खोल ली, कराईकल में खोल ली, तो अलग अलग जगह पर ये फैक्ट्री खोल ली। तो जो मुख्य तौर पर फेमस है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद 1742 ईस्वी में फ्रांसीसियों का सबसे मजबूत जो गवर्नर बनकर आता है डुप्ले, जिसे आप डुप्ले नाम से जानते हैं। सबसे आप कह सकते हैं मजबूत था। फ्रांसीसियों के जितने गवर्नर थे सबसे मजबूत यही डुप्ले था। इतिहास में इसका नाम दर्ज है, ठीक। इसी के टाइम पीरियड पर कर्नाटक युद्ध शुरू हो जाते हैं। इसी के टाइम पीरियड पर कर्नाटक युद्ध शुरू हो जाते हैं। ये कर्नाटक युद्ध क्या थे? कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़े गए ये युद्ध थे। कर्नाटक युद्ध क्या थे? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़े गए युद्ध थे। ये आप रीजन देख रहे हैं, ये वाला रीजन, ये कर्नाटक रीजन था, ठीक है।
आज का जो कर्नाटक है वो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। जो कर्नाटक साम्राज्य था ये वाला फैला हुआ था, और यहाँ की जो राजधानी हुआ करती थी आरकूट थी। यहाँ पे राजधानी है आरकूट, और शासक हैं यहाँ के अनवरुद्दीन। और यहाँ पे इसी कर्नाटक रीजन में एक जगह है मद्रास, एक है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में मुख्य तौर पर किसका हेडक्वार्टर है? आप जानते हैं फ्रांसीसियों का। और मद्रास प्रेसिडेंसी जो बनी थी आगे चलकर, मद्रास पे किसका अधिकार था? अंग्रेजों का। ठीक, तो इन्हीं दोनों के बीच में युद्ध होता है इस रीजन में, इस कर्नाटक वाले रीजन में। इस कारण से इसको कर्नाटक युद्ध कहते हैं। 3 युद्ध हुए थे, पहला कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध, तीसरा कर्नाटक युद्ध। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच में लड़ा गया था, दूसरा 1749 से 54 के बीच में हुआ था, और तीसरा 1756 से 63 के बीच में होता था। लेकिन आपको पता है कि ये युद्ध एक दिन तो होते नहीं हैं, कभी वॉर हो गई, कभी फिर शांत हो गया, फिर वॉर हो गई, तो इसलिए ये टाइम पीरियड होता है। होप आप समझ रहे होंगे। पहला जो कर्नाटक युद्ध था और तीसरा कर्नाटक युद्ध था, इसका कारण भारत में रह रहे फ्रांस और अंग्रेज नहीं थे। इसका कारण विदेश में जो यूरोप कंट्रीज़ हैं, फ्रांस और अंग्रेज, वहाँ पर युद्ध हुआ। जब ये बात इंडिया में पहुँची तो इंडिया में भी ये लोग आपस में लड़ने लग गए। तो पहले युद्ध और तीसरे युद्ध का कारण भारत में नहीं पैदा हुआ था। ये कारण फॉरेन यूरोप कंट्री में जो फ्रांस और अंग्रेज हैं, इंग्लैंड है, इनके बीच में युद्ध हुआ। तो जहाँ जहाँ इनकी कॉलोनियाँ थी पूरे विश्व में, जहाँ जहाँ ये बसे हुए थे, आपस में ये लड़ने भिड़ने लग गए थे। ठीक, तो ये कर्नाटक युद्ध अगले वाले वीडियो में मैं फ्रेश तरीके से आपको बताऊंगा। अभी इसको छेड़ना सही नहीं रहेगा, जब इसको शुरू करो तो ख़त्म करो, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। इसलिए फर्स्ट कर्नाटक वॉर और सेकंड, थर्ड, ये सब मैं डिटेल में आपको आगे वाले लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्लास नोट्स हैं। इतनी गजब तरीके से ये डिज़ाइन किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि क्लास नोट्स से लिखा हुआ है, तो कई बच्चे फ़ोन करके कह रहे हैं कि क्या ये हाथ से लिखे हैं। नहीं बच्चों, ये कंप्यूटर से लिखवाए गए हैं, ठीक है, टाइप करवाए गए हैं। ये क्लास नोट्स अगर आपको लेने हैं तो श्री एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाएंगे, बहुत सारे क्लास नोट्स है, उसमें ये जो आधुनिक भारत का इतिहास वाला क्लास नोट्स मिल जाएगा। ये कूपन कोड इस्तेमाल कर लीजिए, 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हैं 7888774245। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है, ठीक। तो ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।